हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो सेमेस्टर 5 में जो भी बच्चे हैं जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब आप लोगों के एग्जाम्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इन सारी सीरीज को कंप्लीट करवा दूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूं। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का कंटेंट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 3 जनरल इक्विलिब्रियम एंड मार्केट एफिशिएंसी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम ये समझेंगे कि सोशल वेलफेयर होता क्या है, इक्विलिब्रियम का सोशल वेलफेयर से क्या रिलेशन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। यानी कि वो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे डिमांड बराबर किसकी होती है, सप्लाई की। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और डिस इक्विलिब्रियम हमारे पास कब होता है, या तो जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, और या फिर जब डिमांड कम हो सप्लाई से। दोनों ही सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी में काफी ज्यादा उथल पुथल मचा देते हैं, मतलब काफी खतरनाक सिचुएशन होती है दोनों ही। अगर मान लो कभी भी डिमांड अगर बढ़ गई सप्लाई से, तो मार्केट में क्या आता है, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। जैसे कि लगातार देखी जा रही है कि महंगाई फटाफट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो है वो एक हायर रेट से ग्रो कर रहा है। दूसरा, लेकिन अगर मान लो भैया अगर डिमांड कम आ गई सप्लाई से तब क्या होगा, और अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो ये भी एक दिक्कत है। क्यों, इसका मतलब मार्केट में कहेंगे डिप्रेशन आ रहा है, यानी कि डिफ्लेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये एक चीज होती है। तो दोनों ही सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। सबसे बड़ी सिचुएशन क्या होती है कि भाई जितनी डिमांड हो मार्केट में उतनी ही सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि जितनी लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में उतना आउटपुट मौजूद है। अब बात है कि भाई इक्विलिब्रियम का वेलफेयर से क्या रिलेशन है। देखो, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, सोसाइटी का, समाज का कल्याण करना, यानी कि लोगों के वेलफेयर के, ठीक है, उनके बेनिफिट के बारे में सोचना। हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है तो इकोनॉमिकली ग्रो करने का मतलब क्या होना चाहिए कि जो लोग रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर उन्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, उनकी सारी जो भी चीज है बेसिक नेसेसिटीज की वो कंप्लीट की जा रही है उस कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेलफेयर का सिंबल बोल के चलते हैं। सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है वो हमेशा वेलफेयर का सिंबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकली आप फाइनेंशियल तो ग्रो कर लोगे, कंट्री में पैसा भी आ रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार कंट्री में जो है वो पैसा आने के साथ साथ इनइक्वालिटी भी आती है। और जब इनइक्वालिटी आएगी इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही रिच होते जा रहे हैं और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही गरीब होते जा रहे हैं, और ये भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए। तो अच्छी सिचुएशन क्या होगी कि भाई इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रॉपर बेसिक नेसेसिटीज है जैसे कि फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, और जॉब, ये सब लोगों को प्रोवाइड की जा रही है अच्छे तरीके से, और अपॉर्चुनिटीज जो है वो सब लोगों को इक्वल तरीके से मिल रही है डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक अच्छा सिंबल बोलते हैं किस चीज का, वेलफेयर का। तो इकोनॉमिकली अगर हम कोई कंट्री अच्छी परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसे वेलफेयर पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि सब लोगों का डेवलपमेंट एक साथ हो सके। अब देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब क्या नाम है, सोशल वेलफेयर के अंदर। सोशल वेलफेयर अपने आप में काफी डीप टॉपिक है, तो उसके लिए ये वीडियो काफी नहीं होगी। मेरे सबसे मैं भी 2 या 3 वीडियोस और बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम अलग अलग मेथड समझेंगे कि किस किस तरीके से सोशल वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं और कैसे उसमें भी इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां समझते हैं सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज यूजिंग पेरेटो ऑप्टिमली क्रिएशन क्राइटेरिया आइडिया ऑफ पेरेटो ऑप्टिमली रेस्ट ऑन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम एक बात समझते हैं यहाँ पे, देखो हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में कंसेप्ट किसकी, एफिशिएंसी की, कि प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी कैसे लाई जाए। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, देखो लगातार जो है पॉपुलेशन राइज कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन तो राइज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन राइज करने की वजह से लगातार डिमांड राइज कर रही है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से जो है वो रिसोर्सेज इतने कैपेबल नहीं है कि वो सबकी डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो हमें दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि हमें रिसोर्सेज को इतने एफिशिएंट तरीके से यूज करना है कि कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन जनरेट किया जाए। अब जैसे कि अनाज का ये प्रोडक्शन देख लो, एग्रीकल्चरल में काफी बार एग्जांपल दिया मैंने इस चीज का कि लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो उस लैंड में ही हमें इतनी खेती करनी होगी कि सब लोगों का पेट प्रॉपर तरीके से भरा जा सके, सब लोगों का प्रॉपर फूड हो, कोई भी स्टारवेशन में, मेल न्यूट्रिशन या फिर हंगर का शिकार ना हो। तो वही सेम चीजें हैं, क्योंकि काफी लोग जो है वो भुखमरी से मर जाते हैं। अब इंडिया जो है एक कहने के लिए डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है, लेकिन फिर भी हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है काफी ऊपर आता है। सिर्फ किस चीज के लिए, क्योंकि वहां पे काफी लोग जो है अभी भी भुखमरी से पीड़ित हैं। अब यहां समझते हैं इस चीज को। तो इन्होंने क्या बोला कि एक्सचेंज यूजिंग पेरेटो ऑप्टिमली
क्राइटेरिया। तो हमने एफिशिएंसी की बात तो कर ली पेरेटो मेथड को यूज करके। इसके बाद क्या आता है, आइडिया ऑफ पेरेटो ऑप्टिमली रेस्ट ऑन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, कि जो देखो दो सिचुएशन होती है, अगर रिसोर्सेज जो है वो एक पर्सन के पास में होगा तो वो उसे अपने एफिशिएंट अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा, एक तरह से उसकी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो इसलिए जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज काफी जरूरी होता है कि सबके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आए, सबके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हों ताकि वो ग्रोथ कर पाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो भी एफिशिएंटली एक कंट्री में अच्छे तरीके से ग्रोथ लेके आता है और सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल रिजल्ट इन न्यू ऑप्टिमम। जब भी हम किसी भी इनकम का या फिर रिसोर्सेज का, इनकम का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज ही रखा करो क्योंकि अब जो है इनकम मेजर सोर्स है किसका, रिसोर्स का। तो अगर हम इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, मार्केट में एक नया ऑप्टिमम उभर के आएगा, a new product mix and allocation of factors among production of commodities। यानी कि जब लोगों के पास प्रॉपर इनकम होगी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा इनकम का, तो सबके पास पैसा है, सबके पास अपॉर्चुनिटी है और सब जो है वो अपना अपना दिमाग लगाएंगे उसे एलोकेट करने में कि भाई हमें उस पैसे से कैसे, उस पैसे को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है ताकि हम अपने आप को ग्रोथ प्रोवाइड कर सकें या फिर एक कंट्री के अंदर ग्रोथ लाएं। क्योंकि कंट्री ग्रो कब करेगी, जब इंडिविजुअल्स ग्रो करेंगे। जब तक इंडिविजुअल ग्रो नहीं करेंगे कंट्री ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि कंट्री की ग्रोथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लोगों पे। लोग जितने एजुकेटेड होंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ जितनी अच्छी होगी, वो जितने स्किलफुल होंगे, वो कंट्री उतनी ही आगे जाएगी। आप चाहे कोई सी भी कंट्री देख लो, जो भी हमारी आज के टाइम में डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, वो सबके सब जो है वो इन सारी फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पे इन सारे फैक्टर्स का किसी भी तरीके का किसी भी पर्सन को लैक महसूस नहीं होता, सबको ये सारी चीज़ें, बेसिक फीचर्स प्रोवाइड की जाती हैं इकोनॉमी के जरिए ताकि वहाँ पे लोग जो है वो ग्रोथ कर पाएँ। आगे पॉइंट हमारे पास क्या आता है अगला, एलोकेशन इन विच अ पर्सन इज होल्डिंग एवरीथिंग इन द इकोनॉमी एंड अदर गेट्स नथिंग, इट ऑल्सो ए पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन। अब समझो, जो पेरेटो एफिशिएंट है इसका ये क्या है, ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन मान लो, डिसएडवांटेज मान लो कि ये तो ये बात भी बोलता है कि अगर एलोकेशन जो है ना इनकम की, वो सिर्फ अगर एक पर्सन के पास है, मतलब एक पर्सन इज होल्डिंग एवरीथिंग इन द इकोनॉमी, मतलब वो सब कुछ होल्ड करता है इकोनॉमी के अंदर, सारी पावर्स उसके पास है, सारे रिसोर्सेज उसके पास है, सारी इनकम उसके पास है, तब भी ये क्या बोलता है कि वो ये भी एक सिचुएशन किसकी है, पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन की। बट इट इज नॉट डिजायर्ड, पर वो डिजायर्ड एलोकेशन नहीं है। पर डिजायर्ड एलोकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर सारे रिसोर्सेज एक सिंगल पर्सनैलिटी के पास होंगे, सारी पावर एक सिंगल पर्सनैलिटी के पास होगी, तो वो उस चीज का मिस यूज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ी बड़ी पावर किसी गलत हाथों में गई है तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड एलोकेशन नहीं है फ्रॉम द वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसके बाद, पेरेटो ऑप्टिमली क्राइटेरिया डज नॉट गारंटी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। जो हमारा पेरेटो ऑप्टिमली क्राइटेरिया है वो कभी भी गारंटी नहीं करता मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि पेरेटो जो है वो एफिशिएंसी चेक कर लेता है कि जो हमने प्रोडक्शन करी है वो एफिशिएंट है या नहीं है, लेकिन ये चेक करने में अनेबल होता है कि भाई एफिशिएंसी तो आ गई इकोनॉमी के अंदर, लेकिन क्या उसका उससे वेलफेयर हो भी रहा है या नहीं हो रहा, लोगों को बेनिफिट पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। सपोज करो कोई बिजनेस है वो एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्शन जो है एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उस एफिशिएंसी के अंदर जो है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, तो क्या फायदा है एफिशिएंसी का। पहले पेपर यहाँ तक का उतार लो, फिर हम डिस्कस करें आगे टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट काम करके आता हूँ मैं। हाँ तो चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था यहाँ पे कि जरूरी नहीं क्योंकि बिजनेस जो है वो अगर एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो उस कंट्री में सभी लोग क्या होंगे, खुशी रहेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है वेलफेयर पे। अब सपोज करो कोई कंट्री में जो है वो बिजनेसमैन जो है सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज कर रहा है। अब बात ये क्या होता है, आप लोगों को पता होगा पीपीसी के अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर मैं बात करूँ हाउ टू प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम दो चीजें अप्लाई करते हैं। एक तो लेबर इंटेंसिव मेथड, एक आता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। कैपिटल इंटेंसिव मेथड में हम मशीन्स यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव मेथड में हम लेबर्स यूज करते हैं। अब सपोज करो जो जितने भी हमारे
प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे हैं, तो इंडिया में लोगों को जॉब कैसे प्रोवाइड होगी? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोगों को जॉब की जरूरत है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी मात्रा में है। तो यहाँ पे जो हमारी कंपनीज हैं उनको कौन से मेथड अपनाने चाहिए? लेबर इंटेंसिव मेथड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके। अब कैपिटल इंटेंसिव मेथड अच्छे हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जहाँ पे लेबर्स के पास प्रॉपर जॉब है, प्रॉपर काम है, उनके पास प्रॉपर पैसा है, तो वहाँ पे लोग जॉब के लिए इतना नहीं भटकते हैं। पर जहाँ पे जरूरत है वहाँ तो भाई आप लेबर इंटेंसिव यूज करो ना। तो हमेशा जो है एफिशिएंसी से वेलफेयर होगा ये जरूरी नहीं है। और एफिशिएंसी वेलफेयर कैसे होगा? जब एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होगा इनकम और रिसोर्सेज का। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अब नोट में क्या है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे अब हम दो तरह की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स दो टाइप की और होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक आप आगे दिखाऊंगा आपको, एक होते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब बात में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि क्या चल रहा है आज के टाइम में, ठीक, उसमें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मतलब जो भी चीज हमारी इकोनॉमी में चल रही है इस टाइम पे वो सब क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी है, यानी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल में एक्चुअल में क्या चीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सपोज करो मैं ऐसे बोलूं यहाँ पे कि भाई विराट कोहली ने किसी मैच में शतक मार दिया, तो ये क्या है? एक्चुअल चीज, क्योंकि मैं डाटा के बेस से बता रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ इस में हुई थी। अब लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ऐसा होना चाहिए था, उसको इतने रन मारने चाहिए थे, उसे 200 रन मारने चाहिए थे मैच जिताने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ ना, तो वही सेम चीज़ क्या हो जाती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ इट इज, मतलब क्या चीज़ है, ठीक है। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विच डील्स विद व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए। तो फ्रॉम नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वी अटैच अ वैल्यू जजमेंट टू डिफरेंट इकोनॉमिक एलोकेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे हम वैल्यू जजमेंट सेट कर देते हैं कि लोग सोचते हैं अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब आप देखा हो आपने कई बार, ठीक है, अब गली में जो है कुछ लोग जो है वो अपनी जनता बना लेते हैं, मतलब जो आपने देखा होगा ना 45-50 के एज के लोग होते हैं, वो ग्रुप बना लेंगे अपना, वैसी बात करेंगे अरे मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, इनको ऐसा करना चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्हें किस लोग डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, ये घर बैठे बैठे राय दे रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि मैच देखने पहुंच गए, करे अरे भाई अरे ये वाला शॉट मार, अरे यार वो खिलाड़ी है भाई, उसको प्रैक्टिस कर रखी है उसने दी ज्यादा, और तुम उसे बताओगे कि भाई तुम्हें कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। वही सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या चीज होनी चाहिए वो हमारी क्या होती है? वैल्यू जजमेंट। और वैल्यू जजमेंट सबकी अलग अलग होती है। कोई ये बोलेगा ऐसे करना चाहिए। अब ऐसे कभी बार देखना, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी क्रिकेटर्स गेम कैसे खेलते होंगे इतने शोर शराबे में, जहाँ पे पब्लिक जो ऑडियंस है उन्हें राय दे रही होती है कि तू ऐसे बॉलिंग करवा, तू ऐसे बैटिंग कर। अरे भाई तुमने खुद कभी खेला है? गली क्रिकेट खेल के आए हो तुम लोग, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें लोग राय दे रहे होते हैं बैठ के, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें चलती हैं। तो वही सेम चीज़ है। तो जज एंड एस्टैब्लिश नॉर्म्स टू जज डिफरेंट एलोकेशंस ऑन बेसिक ऑफ नॉट जस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी बट आल्सो सोशल वेलफेयर। मतलब लोग जो हैं वो जजमेंट पास करते हैं अपनी अपनी कि एलोकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो तो इंक्रीज हो ही, लेकिन साथ साथ सोशल वेलफेयर भी क्या हो? बढ़े। क्योंकि सोशल वेलफेयर के बिना इकोनॉमिक एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर भी लो लेकिन पूरी कंट्री डेवलप हो नहीं रही है, लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, जॉब मिल नहीं रही है, तो ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता है। अब अगला हमारे पास पॉइंट क्या है? वो आता है वैल्यू जजमेंट का। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए तो ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स हमेशा खुले हुए हैं, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं जनरल कुछ क्वेरीज के रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन कुछ जेन्युइन क्वेरीज होती है उनका रिप्लाई इमीडिएटली कर देता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोई भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कोई टॉपिक हो जो समझ में ना आया हो, उसके ऊपर मैं जब आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा वीडियो लाई जाए। अब आगे क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? वैल्यू जजमेंट। अब वैल्यू जजमेंट क्या है वो समझते हैं। तो ये तो मैं बता ही चुका ऊपर आपको कि जब लोग अपने हिसाब से चीज़ों को जज करते हैं कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये सही तरीका होता है, ये गलत तरीका होता है, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू जजमेंट एक तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इट मीन्स बिलीफ ऑफ पीपल अबाउट व्हाट इज गुड और बैड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये बिलीफ होता है लोगों का कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, वो हमने बना रखी है, ठीक है। वैल्यू जजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इवेल्युएटिंग डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन वेलफेयर ग्राउंड्स। और ये हमारे क्या करते हैं? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे होते हैं ऑन द बेसिक ऑफ वेलफेयर ग्राउंड्स।
जैसे कि अभी देखो, अब इंडिया में जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी काम कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं। जहां पे जरूरत है एफिशिएंसी की, वहां पे गवर्नमेंट है उस चीज को प्राइवेटाइज कर देती है कि भाई तुम संभालो इस काम को, बिजनेस करना हमारे पास की बात नहीं है। लेकिन जहां पे रोल आता है वेलफेयर करने का, वहां पे गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में उस चीज को ले लेती है ताकि लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। अब जैसे देखो, इंडियन रेलवे है उसकी मोनोपोली इंडियन रेलवे की, लेकिन वो फिर भी जो है वो इतने टाइम से घाटे में चल रही है, क्योंकि मोनोपोली मैंने जनरली देखा क्या है, हमने समझाया भी था कि मोनोपोली की जो मार्केट होती है वहां पे लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में कोई है ही नहीं। लेकिन इंडियन रेलवे फिर भी घाटे में चलती है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसे वेलफेयर के लिए चला रही है, हाई प्राइस चार्ज नहीं करती है, लोगों को चीप से चीप फेयर में ट्रेवल करने का मौका प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे काम करती है। तो वेलफेयर ग्राउंड के हिसाब से जो पॉलिसीज बनती हैं हम उसे भी जज करते हैं कि क्या वो पॉलिसी जो है वो सही भी है या नहीं है, उससे वेलफेयर होगा या नहीं होगा, और वेलफेयर होगा तो कैसे होगा। जैसे अब देखो, इतने सारे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, एजुकेशन के स्कूल बनाए जाते हैं, मतलब जरूरत है कि मैं थोड़ी सी क्वालिटी और इंप्रूव की जाए। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इंडियन रेलवेज का एग्जाम्पल दिया मैंने, इन सब में जरूरत क्या है कि थोड़ी सी क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि क्वालिटी अभी तक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड कर पा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हर एक एफिशिएंसी वाले काम के लिए प्राइवेट सेक्टर पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो आगे हमारे पास क्या है, अब वही देख लो, स्कूल्स की हालत क्या है। वैसे कहने वाली बात है कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा एजुकेटेड और वेल ट्रेन टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, लेकिन फिर भी वहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं होती है, उसे कुछ रीजंस हैं। एक तो पहली बात, वहाँ पे फीस चार्ज नहीं होती, तो बेचारे जो बच्चे हैं वो सोचते हैं अरे क्या फीस तो लग रही थी, क्या ही पढ़ना, ट्यूशन में जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। एक तो वो चीज़ आती है, दूसरी टीचर की फीलिंग आती है। अब एक सिंपल सी बात है, देखो टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशन है ना वो काफ़ी क्लोज होता है। अगर बच्चे का मन नहीं करता पढ़ने का तो टीचर का मन अपना भी बंद कर देता है उसे पढ़ाने का। तो वही सेम चीज़ है, जब तक बच्चों का इंटरेस्ट रहता है पढ़ने के लिए तो टीचरों का मन करता है कि हाँ इसे और थोड़ा सा समझाया जाए, बताया जाए, ठीक है। अब यही सेम चीज यहाँ पे है। तो मेजरिंग सोशल वेलफेयर इज नॉट एन इजी टास्क। अब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, तो वो हमारा किसी भी तरह का इजी टास्क नहीं है, एज इट इन्वॉल्व्स इंटरपर्सनल यूटिलिटी, क्योंकि क्या करता है यहाँ पे, इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपैरिजंस, यानी कि अगर मान लो सोशल वेलफेयर मेजर करना हो तो सोशल वेलफेयर के मतलब लोगों के लिए अलग अलग है। किसी के लिए प्रॉपर स्कूल होना, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना, प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम होना, प्रॉपर रोड्स होना, ठीक है, ये सब हो सकता है सोशल वेलफेयर के लिए हो। और सबके अपने अपने राय हैं सोशल वेलफेयर को लेके कि अगर गवर्नमेंट ये करेगी तो हम मानेंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट जो है वो समाज के लिए काम कर रही है। तो सबके अपने अपने मायने हैं सोशल वेलफेयर को लेके, इसलिए काफ़ी मुश्किल काम है उसे मेजर करना और यूटिलिटी कंपेयर करना, कंपेरिजंस। इसके बाद क्या था हमारे पास यहाँ पे, एंड वैल्यू जजमेंट, स्टडी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी मेकिंग टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। और जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, तो हम एक चीज और ध्यान रखते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज जो है वो इंपॉर्टेंट है कि बनाई जाए जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर प्रमोट हो, उसे बढ़ाया जा सके। यानी कि अब तक हमने बात की किसके बारे में, प्रीवियस वीडियोस में, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में, कैसे प्रोडक्शन को राइज किया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बढ़ेगी, तो लोगों की ग्रोथ होगी, यानी कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड पक्का राइज करेगा। लेकिन अब हम बात करें, कई बार ऐसा भी होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एफिशिएंसी तो हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब लोगों का एक साथ नहीं हो रहा होता। कुछ लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर हो जाते हैं, इनइक्वालिटी गैप राइज कर जाता है। उन सबको हटाने के लिए हम सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट लेके आए हैं। तो अगली वीडियो में बात करेंगे इसके थोड़े बहुत और टॉपिक्स के बारे में, कैसे इसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल वेलफेयर के बारे में। मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियो भी सिर्फ इस टॉपिक की ओर बनेगी, तब जाके हमारा ये वाला लेसन जो है खत्म हो जाएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। और अगर हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।